हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी ओरिएंटेशन। आज का ये वीडियो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सभी स्टेट में और सेंट्रल को मिलाकर जितने भी एम्प्लॉई हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनपीएस क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, विभाग को इसकी सूचना क्या देना है। इसके बारे में जितनी भी ए टू जेड जानकारी होगी वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सन 2004 के बाद केंद्र सरकार ने जितने भी नए नियुक्त कर्म 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं उन सभी के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था बंद कर दी थी। तो अब उसी व्यवस्था के बदले शासन ने ये विकल्प दिया था कि 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वो पुरानी पेंशन के बजाय अब नई पेंशन उन्हें मिलेगी। और नई पेंशन की प्रक्रिया क्या होगी वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। और पुरानी पेंशन में आपको पता ही होगा कि उसमें जो एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी होती है उसका जस्ट अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं या जस्ट कह लीजिए हाफ सैलरी पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद भी उसमें समय समय पर डीए आदि लगते रहते थे तो वो पेंशन बढ़ती रहती थी। और नई पेंशन की व्यवस्था जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो यह है कि आपका बेसिक पे प्लस डीए को मिलाकर जितनी भी सैलरी बनेगी उस सैलरी में से 10% हिस्सा आपका काट लिया जाएगा और वो फंड के रूप वो पेंशन या फंड के रूप में सरकार के पास जमा होगा। और सरकार उसमें भी 14% हिस्सा अपनी तरफ से मिलाएगी, तो यानी कि कुल मिलाकर 24% जो आपकी सैलरी होगी वो जमा कर दी जाएगी और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगी। और ये पैसा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा वो आपको रिटायरमेंट के बाद उसमें से आधा हिस्सा जितना भी बनेगा उसका आधा हिस्सा आपको पेंशन फंड के रूप में दे दिया जाएगा। बचे हुए आधे हिस्से को वो जमा किए रहेंगे, उस पर जो ब्याज मिलेगा वही आपको पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से नई पेंशन व्यवस्था है और वो थी पुरानी पेंशन व्यवस्था। मैं आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए भी लाया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए ये ऊपर महानिदेशक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि सभी शिक्षकों के 100% प्रान नंबर अलॉट होने चाहिए। इसलिए अब ये नई पेंशन व्यवस्था सभी शिक्षकों को अपनानी ही होगी क्योंकि आज के समय में कोई विकल्प नहीं है। और मैं ये कतई समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था से अच्छी है। ये सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों को देखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मेरा या किसी और का भी तो सभी कर्मचारियों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि हमें पुरानी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करो हमारी। लेकिन वो सरकार का काम है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने देने वाला हूँ। उसके पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं अब बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी गवर्नमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जॉब की। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये सिलेक्ट करिए, और उसके बाद यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो ये सेंट्रल के लिए ये यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को पेस्ट कीजिए। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल में जाएंगे, श्री श्रीमती कुमारी में से जो भी सिलेक्ट होता हो वो करिए। फर्स्ट नेम लिखिए, मिडिल नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए। यदि आपके नेम में मिडिल नेम नहीं आता है तो उस कॉलम को एज इट इज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। फादर्स नेम में अपने पिताजी का पूरा नाम लिखिए, मदर्स नेम में भी अपनी माता का नाम लिखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी जानकारी आप डिटेल में भरेंगे वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। जो आपकी डिटेल 10th की मार्कशीट में दी हुई है, जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम भरेंगे। इन फ्यूचर उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। सिटी ऑफ बर्थ, यदि आपका जन्म जहाँ पे हुआ है वहाँ पर दीजिए। यदि अब वो कोई गांव है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। कंट्री इंडिया ही आएगा, नेशनलिटी इंडियन ही होगी। जेंडर मेल फीमेल या अदर्स में से जो भी होगा वो भरिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। स्पाउस पति या पत्नी जो भी है अपना डिफरेंट, मतलब पति है तो वो पत्नी का नेम भरेगा और पत्नी है तो वो अपने पति का नेम भरेगी। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन ही है, उसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे, आइडेंटिटी। उसके बाद उसमें पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ये सारे ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं, पासपोर्ट दिया, वोटर कार्ड, डीएल दिया है, नरेगा जॉब कार्ड दिया है, और उसके नंबर या एक्सपायरी डेट आपको जो भी यहाँ पूछा गया है, जैसे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछी गई है तो वो भरेंगे। पैन कार्ड दिया हुआ है तो उसका नंबर पूछेंगे, डीएल की एक्सपायरी डेट पूछेंगे, एटसेट्रा। इस टाइप से आपको अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी। आधार है तो उसका आधार नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप इन्हीं में से ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद चलेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस में। एड्रेस प्रूफ के लिए दो तरीके के एड्रेस होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट। परमानेंट के लिए ये सारे
डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, पासपोर्ट, डीएल, इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उसको आप टिक कर दीजिए, और वही डॉक्यूमेंट आपको कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसको टिक कर दीजिए, और आगे की जानकारी उसी के अनुसार भरनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आप क्या भरेंगे, जहाँ पे आपका अभी वर्तमान में निवास हो वहाँ का एड्रेस भरेंगे, और वो रेसिडेंशियल है, बिजनेस है, इस टाइप से जो भी होगा उसको टिक करेंगे। फ्लैट नंबर, रूम नंबर, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड जरूर भरिए आप, ठीक है ना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है अगर, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। यदि आप डिफरेंट है तो सेम एज इट इज़ आपको ऐसे इसे भी भरना पड़ेगा। रेसिडेंशियल है, बिजनेस है, फ्लैट नंबर क्या है, रूम क्या है, रोड क्या है, एरिया क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, और पिन कोड भी आपको एज इट इज़ इसमें ऐसे ही भरने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसके बिना आजकल कुछ भी काम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे अदर्स डिटेल में। आप यदि ऑक्यूपेशन डिटेल को देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी हो स्पेसिफाई मेंशन करिए उसको। आपकी इनकम की रेंज क्या है, 1 लाख है, 1 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 25 है, या 25 से ज़्यादा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, जो भी है उसको आप अपने उसी के अकॉर्डिंग टिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी पोर्शन होता है बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल में जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उसको आप बहुत ही केयरफुल तरीके से भरेंगे। जैसे आपका अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, जो भी है उसको आप टिक करेंगे इन दोनों में से। उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर भरेंगे, बैंक का नेम भरेंगे, ब्रांच का नेम भरेंगे, ब्रांच का एड्रेस भरेंगे, और यहाँ पे पिन कोड जहाँ पे आपकी बैंक इस्टेब्लिश है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो भरना पड़ेगा आपको। MICR कोड भरेंगे, IFSC कोड भरेंगे। ये सारी जानकारी आपको पासबुक के फ्रंट पेज पे भी देखने को मिल जाएगी, और उस पर भी आप देख के केयरफुली तरीके से भर दें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। सब्सक्राइबर नॉमिनी डिटेल में आपको यहाँ पर नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना पड़ेगा। उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो वयस्क नहीं है, माइनर की कैटेगरी में आता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पर। और उस केस में आपको उस नॉमिनी के गार्जियन का नेम भी भरना पड़ेगा, जिसमें उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी भरा जाएगा। उसके बाद Tier 2 अकाउंट के लिए मेरा सजेशन नो के लिए है। अगर आप हिंदी में कराना चाहते हैं तो एस कर दीजिए, प्रान नंबर को अलाउड, वो प्रिंट करवाना चाहते हैं हिंदी में तो एस कर दीजिए, नहीं करवाना चाहते तो नो कर दीजिए। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, देखिए अगर आप अपनी तरफ से अगर आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। यदि आप इनमें से किसी को टिक नहीं करते हैं अगर, तो ऑटोमेटिकली ये 3 फंड जो दिए गए हैं ऊपर के, LIC, SBI और UTI, इनमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली फंड वो इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में, यूपी में, सभी में इसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिव चॉइस वालों के लिए बताया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये इस वाले सेक्शन को अवेल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ऑटो चॉइस वाला है, तो ये ऑटो चॉइस के लिए भी आपको इसमें से LC50 ही मेरा सजेशन है, ये सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये 11th नंबर का जो पोर्शन है डिक्लेरेशन ऑफ फैट का है, ये अपने लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये सेक्शन नहीं आता है, तो इसको एज इट इज़ खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, ये भी खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जब भरना नहीं है वाला पोर्शन तो ये आएगा नहीं इसमें कुछ भी डिटेल अपनी तरफ से। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर, इसमें आप अपनी तरफ से ये भरेंगे, डेट भरेंगे, प्लेस भरेंगे और सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, और ये ध्यान रखना है ये ब्लैक इंक से ही सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयर है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस फॉर्म का, इसको आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे, और इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या ज़रूर ध्यान से भरना है। देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे भरेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट भरेंगे, एम्प्लॉय कोड। यदि आप बेसिक में हैं तो आपको ये HRMS कोड मिला होगा, अदर किसी विभाग में है तो वहाँ की यूनिक ID जरूर मिलेगी। प्रान नंबर को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ग्रुप, किस कैटेगरी के हैं आप एम्प्लॉय, ABCD ये भरना है। ऑफिस का नेम, जैसे अपने यहाँ पे अगर आप टीचर हैं तो ऑफिस का नेम भरेंगे, स्कूल का नेम, उस तरीके से। फिर डिपार्टमेंट भरेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद। उसके बाद मिनिस्ट्री भरेंगे, बेसिक शिक्षा। DDO नंबर आपकी लेखा से मिलेगा या आपको अपने विभाग से मिलेगा। उसके बाद DTO PO, बेसिक पे आपकी 9300 से वो बेसिक पे है आपकी 4200, पे स्केल है आपका 9300 से 34,800,
ठीक है, तो ये सारी जानकारी ध्यान से भरिए। इसमें जो जानकारी बाकी लेखा विभाग की जानकारी है तो वो वहाँ से आपको बीआरसी से पता चल जाएगी। अपनी बीआरसी पर ये कंफर्म करके ज़रूर भर लीजिए। फिर ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं भरना है और ये भी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल जो भरनी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी क्या, तो आपको अपने बीआरसी पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये खंड शिक्षाधिकारी या लेखाधिकारी के नाम से लिखेंगे और बताना है कि मैं एनपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं। तो आपका ये फॉर्म बीआरसी पे जमा हो जाएगा। उसके बाद लेखा कार्यालय जाएगा, वहां पे आपको प्रान नंबर अलॉट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, और विद इन 15 दिन और 1 महीने के अंदर आपको प्रान किट भी रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जब आपको प्राण किट ये रिसीव हो जाए उसके बाद बीआरसी पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरा प्राण नंबर ये है और मेरे वेतन में से मेरे एनपीएस के अंतर्गत नियमानुसार जो कटौती होती हो उसको काट लिया जाए। तो आपकी उसी महीने से कटौती शुरू हो जाएगी और आपका जो एनपीएस अमाउंट है वो आपके खाते में जमा होता जाएगा। और शासन का जो 14% है वो हो सकता है किसी जनपद में हर महीने जमा करते हो, कई जनपदों में ऐसा भी है कि 2-2, 3-3 महीने में भी जमा होता है। तो उसके लिए आप समय समय पर अपनी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, इसके बाद आप एक एप्लीकेशन भी आती है CRA प्रो टीम के नाम से, एनपीएस CRA प्रो टीम, जो इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है। उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करके प्रान नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद कभी भी आप अपनी जानकारी लेना चाहें तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि कितने महीने का आपका पैसा जमा हो गया है आपके द्वारा, और शासन के द्वारा कितने महीने का पैसा जमा हो गया है वो आप दिख जाएगा। और आपको ये भी दिख जाएगा कि मेरा फंड जो है वो इन्वेस्ट है, जो वो बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट यदि ऊपर गया तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, और यदि शेयर मार्केट नीचे गया तो आपका पैसा कम हो जाएगा। इस तरीके से दी हुई इमेज में आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट है, कितना पैसा है, कल कितना पैसा था, आज कितना पैसा हो गया है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपको इसी ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो आशा करता हूँ आज इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।